नमस्कार, संजीवनी ज्ञान कुंभ ISPCS में आप सभी का स्वागत है। कुछ वेरीफाइड न्यूज़ प्राप्त हुई हैं, उसी के आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज हम लोग कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, टोटल सीट्स कितनी हैं उनके बारे में बात करेंगे, रिजल्ट डेट क्या हो सकती है उसके बारे में भी बात करेंगे, और मेंस आंसर बिल्डिंग प्रोग्राम इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, मैं आपके लिए मेंस के सारे टॉपिक्स को सिलेबस वाइज कवर करूंगा। ये सारे लेक्चर्स फ्री होंगे और एक लेक्चर्स 10 मिनट के आसपास होगा। अगर कुछ बड़े टॉपिक होंगे तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। ये सारे डिस्कशन जो होंगे ये आपके GS 1 2 3 4 बेस होंगे, और ये जैसे GS 1 है तो उसमें मेजर टॉपिक्स क्या हैं, फिर उनके थीम्स क्या हैं और उसके सब थीम्स क्या हैं, सारी चीज़ें एक साथ डिस्कस हो जाएंगी, जो सारे पैरामीटर्स को कवर करती हुई आगे बढ़ेंगी। इसके अलावा प्रीलिम्स की क्लासेस भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि निःशुल्क होगी। प्रीलिम्स के जो भी अभ्यर्थी हैं या जो भी एस्पायरेंट हैं, इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो उनसे मिस ना हो। प्रीलिम्स में हम लोग शुरू से लेकर जीरो से लेकर हीरो तक सारी चर्चाएं करेंगे। क्या बुक होंगी, कि कितनी बुक्स आपको पढ़नी है, PYQ कहाँ से सॉल्व करने हैं, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ने हैं, तथ्यों को कैसे याद करना है, आज के समय में जो UPPCS अपने क्वेश्चंस को, अपने प्रश्नों में जो बदलाव ला रहा है, उनको कैसे टैकल करना है, सारी चीज़ों पर चर्चाएं होंगी। इसके साथ साथ आगे मैं आपको कुछ इवेल्युएटेड आंसर कॉपीज़ पिछले भी वीडियोज़ में दिखाया हूँ और आज भी थोड़ा बहुत दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को यह विश्वास हो कि आप जिसके साथ जुड़े हैं वो एक अनुभवी व्यक्ति है और आपके मदद के लिए अग्रसर है। दोस्तों, आप सभी को धन्यवाद कि आप लगातार मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये चैनल अभी मैंने शुरू किया है और बहुत कम समय में काफ़ी लोग जुड़े हैं। आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग भी जुड़िए। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको आज एक डेमो लेक्चर सेकुलरिज्म पर, धर्मनिरपेक्षता पर देने जा रहा हूं। उसके पहले मैं आपको कुछ कॉपीज़ दिखाना चाहता हूं जो कि मेरे द्वारा इवेल्युएटेड हैं। एक मैं आज आपको ज्योग्राफी की कॉपी दिखाता हूं, इंग्लिश मीडियम की। देखिए, जेट स्ट्रीम पर ये क्वेश्चन है। इन्होंने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं वो भी मैंने लिखा है। कंटेंट इनका कैसे है, डायग्राम कैसा है, यहाँ पर देखिए कमेंट उस पर भी किए गए, एग्जाम्पल्स हैं कि नहीं उन पर भी कमेंट हुए हैं। फिर देखिए कौन से पॉइंट इनको ऐड करना है, देखिए पॉइंट 1 2 इस पर भी मैंने बताया है चीज़ों को। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप कंक्लूज़न में क्या क्या इनको लिखना था और क्या मिस हुआ है, ये सारी चीज़ें कमेंट के माध्यम से मैं इनको समझाने का प्रयास किया और बाद में इनकी मार्किंग भी की है। तो ये एक इंग्लिश की कॉपी हुई है। इसके साथ साथ मैं आपको एक हिंदी की भी कॉपी दिखाता हूँ। हिंदी की कॉपी मैं आपको एक यही वाली कल भी दिखाया था। आज मैं इसमें देखिए थोड़ा एक निबंध था तो डिटेल में मैंने बताना भूल गया था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए प्रस्तावना में मैंने इनको ये चीज़ समझाया है, बहुत बहुत डिटेल में मैंने लिखा है सब चीज़ों को। निबंध के देखिए 2 भाग थे इस निबंध में। जिसे देखिए यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ कैप्टनसी में की, उसके बाद जाके वो सीख कर अच्छे कप्तान बने। IPS मनोज शर्मा की चर्चा हो, ये सारे लोगों का यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। और यहाँ पर मैंने इनको देखिए पॉइंट वाइज सब कुछ इनको बताया है ताकि ये अच्छे से अच्छा उत्तर लिख पाएँ। तो देर न करते हुए आइए हम लोग अपने स्लाइड्स की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटा सा लेक्चर सेकुलरिज्म पर दूंगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं, आपका जो मेंटोर है उसको UPSC मेंस लिखने का अनुभव है, इंटरव्यू UPPCS में उन्होंने अपीयर होने का भी अनुभव है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में उन्होंने इवेल्युएटर की तरह काम भी किया है। इसके अलावा मेंटोर भी बहुत सारे कोचिंग्स में मैंने काम किया है। यदि आप UPPCS से संबंधित अपडेट चाहते हैं, यदि आप निःशुल्क प्री और मेंस की परीक्षा तैयारी करना चाहते हैं, तो यह चैनल आपका है, आपके लिए है। मैं आपका सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। मित्रों, आइए आज हम लोग बात करते हैं सेकुलरिज्म पे। ये सेकुलरिज्म क्या है और इसका क्या मायने हैं आज के समाज में, हम इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो सेकुलरिज्म क्या है? सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम गवर्नमेंट, न्यूट्रलिटी टूवर्ड्स रिलीजन, ट्रीटिंग इट एज अ पर्सनल चॉइस। मीन्स जो धर्म होता है वो सरकार और धर्म एक दूसरे से अलग हैं,
धर्म के प्रति तटस्थता पर जोर देता है और इसे व्यक्तिगत चुनाव के रूप में मानता है। मीन्स जो धर्मनिरपेक्षता है वो आपका व्यक्तिगत मामला है, वो सार्वजनिक मामला नहीं है। सरकार किसी भी धर्म का सपोर्ट नहीं करती है। इसके अलावा अगर हम लोग इंडियन कंटेक्स्ट में जब बात करते हैं तो भारत के संदर्भ में क्या है धर्मनिरपेक्षता? भारत क्या कहता है? इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन रेदर देन कंप्लीट सेपरेशन। मीन्स पूर्ण अलगाव के बजाय सभी धर्म के समान उपचार पर जोर देता है। मतलब भारत किस पर बिलीव करता है? सर्व धर्म संभाव, सर्वधर्म संभाव, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन, इसको बोलते हैं पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। वहीं पर वेस्टर्न सेक्युलरिज्म क्या है? वो कहते हैं कि स्टेट और धर्म बिल्कुल अलग है, लेकिन भारत कहता है कि सभी धर्म को हम एक समान दृष्टि से देखते हैं, सभी धर्म को हम समान वैल्यू से देखते हैं। ये है भारत का सेक्युलरिज्म। और कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि सेक्युलर स्टेट क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सभी लोग जो जिस धर्म में है वो उसको फॉलो कर रहे हैं, ये हमारा संविधान खुद कहता है। किस में कहता है? 25 से 28 के बीच जितने भी आर्टिकल्स हैं सभी में यही बातें की जाती हैं। आगे देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अगर मैं भारत के दृष्टिकोण से देखूं तो अगर आप एंशियंट या प्राचीन भारत में जाएंगे तो आप देखेंगे वेदास हुए, पुराणास हुए या उपनिषद हुए। इसके साथ साथ जो एलोरा की केव्स हुई, आप वहाँ पर जाके देखेंगे, देखिए तो आपको वहाँ पर जैन की भी कलाकृतियाँ मिलेंगी, बुद्धिस्ट की भी मिलेंगी और हिंदू की मिलेंगी। ये तीनों प्रकार की वहाँ पर आपको पेंटिंग्स मिलेंगी। ये क्या दर्शाती हैं? कि उस समय भी सारे धर्म एक साथ फल फूल रहे थे। तो ये क्या है? यही तो धर्मनिरपेक्षता है। सभी धर्म एक साथ हैं, सभी धर्म एक साथ चल रहे हैं, सभी धर्म एक साथ महसूस किए जा रहे हैं, लोग उसमें जीवन जी रहे हैं। यही है धर्मनिरपेक्षता। एंशिएंट टाइम में भी ये ऐसे ही थे। दूसरा आता है मिडिवल। मिडिवल में अगर आप सेक्युलरिज्म का पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको वहाँ पर सूफी भी मिलेंगे और भक्ति मोमेंट में मिलेंगे। सूफी और भक्ति मोमेंट, देखिए ये एक इस्लाम रिलीजन से था और ये हिंदू रिलीजन से था। लेकिन जो इनकी वैल्यूज़ थी ना वो क्या थी? टॉलरेंस, सहिष्णुता, प्रेम, आपसी मेल भाव, मेल जोल में रहना, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना, एक दूसरे के साथ सहयोग करना, प्रेम से रहना, ये सारी चीज़ें क्या थी? दोनों, चाहे वो सूफी मोमेंट हो या भक्ति मोमेंट हो, दोनों में जो ये वैल्यूज़ थी, जो मूल्य थे ना, यही प्रकार के थे। इसी को बोलते हैं सेक्युलरिज्म। तीसरा क्या है? मॉडर्न इंडिया। अब मॉडर्न इंडिया में क्या था? आधुनिक भारत में अगर आप देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस में किसी एक धर्म के लोग थे? नहीं, उसमें सारे धर्म के लोग थे। जैसे बदरुद्दीन तैयब जी देखिए, वो कांग्रेस के क्या थे? कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने। ऐसे ही बहुत सारे लोग थे जो सभी धर्म से थे। जैसे अब दादा भाई नौरोजी को देखिए, वो पारसी थे। तो कोई एक धर्म का नहीं बल्कि सारे धर्म को समान रूप से देखा जा रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी। तो वो भी एक सेक्युलरिज्म का ही उदाहरण था। अब आगे देखते हैं धर्म निरपेक्षता के प्रकटीकरण, मीन्स मैनिफेस्टेशंस ऑफ सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म भारत में किस प्रकार ग्रो किया, या सेक्युलरिज्म धीरे धीरे एक बीज के रूप में आया और कैसे कैसे वह एक वृक्ष का रूप लिया। देखिए, रिलीजन बिकम प्राइमरली कल्चरल, धर्म मुख्य रूप से सांस्कृतिक हो जाता है। जैसे शुरुआत में किसी भी वैल्यू को हम फॉलो करते गए, फिर एक ग्रुप बना और उस ग्रुप के बाद एक सोसाइटी बनी जो सारे वैल्यूज़ को फॉलो करती गई। ये क्या धीरे धीरे एक बड़ा कल्चर के रूप में अग्रसर होता चला गया। आगे देखें प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। अब यहाँ प्राइवेटाइजेशन का मतलब इकोनॉमिक, आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं है। यहाँ मतलब ये है कि निजी संस्थानों तक, मीन्स हमारे जो धार्मिक प्रथाएं हैं ना, वो हमारे निजी स्थानों तक सीमित हैं। यह मतलब जैसे मैं एक हिंदू हूँ, आप हिंदू हैं, या मैं एक मुस्लिम हूँ, आप मुस्लिम हैं, या कोई भी एक किसी भी धर्म का है, तो जो जिस धर्म का व्यक्ति है वो उसी धर्म के द्वारा बनाई गई धारणाएं या बनाई गए मूल्यों को ही मानता है और उनके एक निश्चित स्थान होते हैं जहां वो अपना
पूजा या अजान जैसी प्रक्रिया को करते हैं। इसके अलावा तीसरा इसमें है कि सोशल सिग्निफिकेंस, सामाजिक महत्व में कमी। धर्म का सार्वजनिक प्रभाव कम हो जाता है, इसको भी सेक्युलरिज्म बोलते हैं। सेक्युलरिज्म क्या है, मतलब कोई भी जो पर्टिकुलर धर्म है उसका इम्पैक्ट जब किसी भी समाज पर कम होता है तो उसको बोलते हैं सेक्युलरिज्म। धर्मनिरपेक्ष होना मीन्स स्वतंत्र होना, धर्म से स्वतंत्र होना। अब आगे बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता के रूप। यहाँ पे 4 प्रकार के धर्मनिरपेक्षता बताई गई हैं। पहला है सॉफ्ट सेक्युलरिज्म, दूसरा है हार्ड सेक्युलरिज्म, तीसरा है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म और चौथा है निगेटिव सेक्युलरिज्म। सॉफ्ट सेक्युलरिज्म क्या होता है ना, लीगल सेपरेशन होते हैं। मीन्स आपको कुछ नियम होंगे जिसमें ये बताया जाएगा कि स्टेट और रिलीजन इनकी बाउंड्री कहाँ तक है, ये कुछ रूल्स के द्वारा आपको बता दिए जाएंगे, जिसको बोलते हैं सॉफ्ट सेक्युलरिज्म। हार्ड सेक्युलरिज्म में क्या है भाई, स्टेट अलग है, रिलीजन अलग है, यहाँ कोई नियम कानून नहीं है, यहाँ साफ साफ दोनों अलग हैं, इसमें दोनों में कोई भी म्यूचुअल इंटरलिंकिंग है ही नहीं, दोनों प्रॉपर अलग हैं। तीसरा क्या है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड इक्वल रिकॉग्निशन फॉर ऑल। ये जैसे इंडिया में होता है ना, हम किसकी बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव की, सुलह एक कुल की बात करते हैं जो अकबर द्वारा लाया गया है। सभी धर्म एक साथ रह रहे हैं, सभी समाज में सभी लोगों को एक दूसरे का रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये है हमारा भारत का जो है कल्चर है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। निगेटिव सेक्युलरिज्म क्या है कि स्टेट नॉन रिकॉग्निशन ऑफ एनी रिलीजन, राज्य किसी धर्म को मान्यता नहीं देता है, इसको बोलते हैं निगेटिव सेक्युलरिज्म। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं तो क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्युलरिज्म, भारत संविधान धर्मनिरपेक्षता के बारे में क्या कहता है, आइए जानते हैं। आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वलिटी। अब जब इक्वलिटी की बात करते हैं ना तो ये धर्म से परे होता है, यहाँ धर्म देखकर समानता का अधिकार नहीं दिया जाता, कोई किसी भी धर्म में उसको समानता का अधिकार है। दूसरा है आर्टिकल 15(1) अनुच्छेद 15(1) धर्म, यहाँ भी देखिए धर्म जाति लिंग स्थान पर भेदभाव का निषेध, ये संविधान की तरफ से। तीसरा है 16(2) सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। अब भाई रोजगार देना है तो वहाँ धर्म नहीं देखना है, कोई किसी भी धर्म का अगर उसके पास कोई स्किल है, योग्यता है, एलिजिबल है वो व्यक्ति, तो उसको वो जॉब दी जाएगी, यहाँ धर्म का कोई योगदान नहीं है। 25 से 28 मुख्य रूप से धर्म के बारे में बात करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा फंडामेंटल राइट्स में। इसमें देखिए तो क्या है, विवेक की स्वतंत्रता, धर्म का स्वतंत्र पालन, प्रचार और प्रसार। आर्टिकल 25 कहता है कि भाई आप जिस धर्म में हैं आप उनके मूल्यों को फॉलो करिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आगे चलें, आर्टिकल 26 फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर। अगर आपके रिलीजन में कुछ कोडिफिकेशन, कुछ कोड्स हैं या कुछ मूल्य हैं तो आप उनको फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि वो जो भी अवधारणाएं हैं वो ऐसी ना हो जो किसी भी समाज में किसी भी वर्ग को किसी भी प्रकार की परेशानी पैदा करती हैं, जैसे कि 3 तलाक। अब अगर ऐसी परेशानी आएंगी तो सरकार वहाँ पर इंटरफेयर कर सकती है, स्टेट वहाँ पर इंटरफेयर कर सकता है। 27 क्या कहता है, कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा धर्म को बढ़ावा देने के लिए। 28 क्या कहता है कि जो भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, मतलब कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो रिलीजन बेस्ड है या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन, क्या वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, ये आर्टिकल 28 उस पर बात करता है। आगे चलते हैं तो आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 कहता है समान नागरिक संहिता, ये जो आजकल बहुत न्यूज़ में है, UCC। आगे इसके बारे में डिटेल में भी चर्चा हम लोग करेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब क्या है, भारत में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित न्यायिक निर्णय। अब देखिए, जब भी आप आंसर लिखेंगे ना, जब भी आप पॉजिटिव लिखेंगे सेक्युलरिज्म के बारे में या सेक्युलरिज्म के फीचर्स को बताएंगे, उनकी प्रकृति को बताएंगे ना, तो आप ऐसे कुछ जो कोर्ट्स के डिसीजन होते हैं ना उनको कोट करिए, वहाँ लिखिए, इससे आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। जैसे एक देखिए सिसुर मठ मामला, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ने बोला आवश्यकता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इसेंशियलिटी। उसके बाद देखिए रति लाल बनाम बॉम्बे राज के केस में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि राज्य द्वारा लगाए गए नियम धर्म के आवश्यक तत्वों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तीसरा क्या है, केशवानंद भारती में धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म को क्या किया, बेसिक स्ट्रक्चर मीन्स को आप बदल नहीं सकते हैं। तीसरा क्या है, और चौथा सेंट स्टीफन कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय। तो ये देखिए कुछ
कोर्ट के द्वारा दिए गए अनाउंसमेंट हैं या ज्यूरिडिक्शन हैं, आप इनको जब भी आंसर लिखें, जहाँ ज़रूरत हो उसको आप उपयोग करें, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट अगर देखें तो फीचर ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म की बात यहाँ पर की गई है। अब फीचर क्या है, भारत का सेकुलरिज्म क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। अब तक आप लोगों को ये पता हो गया होगा कि सेकुलरिज्म, जो भारतीय सेकुलरिज्म है ना, भारतीय धर्मनिरपेक्षता है ना, वो सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखता है। इसीलिए यहाँ क्या लिखा, इक्वेलिटी फॉर ऑल, मीन्स जो उनकी वैल्यूज़ हैं, उन जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, सारी वैल्यूज़ चाहे किसी भी धर्म को है, उनका अनुकरण किया जाएगा, उनको रिस्पेक्ट दिया जाएगा, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाएगा, कोई भेदभाव किसी भी तरीके की नहीं किया जाएगा। इनकरेजिंग रिफॉर्म्स मीन्स सुधारों को प्रोत्साहित करना। यदि किसी भी धर्म में किसी भी प्रकार की समस्या है, कोई भी ऐसे मूल्य हैं जो समाज के किसी भी एक तबके को परेशानी में ला सकते हैं, तो उनको हटाया जाता है। फॉर एग्जांपल 3 तलाक जो कि महिलाओं के अधिकार के खिलाफ था, उसको स्टेट ने बाद में हटाया। आगे चलते हैं तो प्रगतिशील वैज्ञानिक सहिष्णु सिद्धांतों पर आधारित, ग्राउंडेड इन प्रोग्रेसिव साइंटिफिक एंड टॉलरेंट प्रिंसिपल। अब प्रोग्रेसिव मीन्स क्या है, समाज जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है ना, वैसे वैसे हमें उसी प्रकार से रहना, मतलब सीखना पड़ता है। तो जैसे जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में सती प्रथा थी, लेकिन जैसे जैसे समाज समझदार हुआ, सती प्रथा हट गई, तो एक वैल्यू जो निगेटिव वैल्यू थी वो हट गई, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। साइंटिफिक क्या है, साइंटिफिक ये है कि हम जब भी किसी चीज़ को माने समझे ना, तो तथ्यपरक निर्णय लेने की हमारे अंदर शक्ति आए। टॉलरेंट मीन्स सब लोग साथ में रहें, कोई भी धर्म है हम सबका सम्मान करते हैं और सब लोग एक साथ रहते हैं, जिससे सामाजिक सहिष्णुता बनाए रखने में मदद मिलती है। धार्मिक सद्भाव और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य की हस्तक्षेप क्यों, तो मीन्स सेक्युलरिज्म ये भी कहता है कि अगर स्टेट चाहे तो समाज में इक्वेलिटी बनाए रखने के लिए, समाज में टॉलरेंस बनाए रखने के लिए, समाज को प्रगतिशील बनाए रखने के लिए जो स्टेट है वो यहाँ पर हस्तक्षेप कर सकता है, मीन्स वो डिसीजन ले सकता है। आगे चलते हैं, इंडियन सेकुलरिज्म वर्सेस वेस्टर्न सेकुलरिज्म। अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं। जब भी आप डिफरेंस लिखें ना, तो हमेशा टेबल के फॉर्म में लिखें, इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इंडियन सेकुलरिज्म क्या कहता है, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स, लेकिन वेस्टर्न क्या कहता है, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट। मीन्स वेस्टर्न वाले ये बोलते हैं कि अगर ये स्टेट है तो रिलीजन यहाँ होगा, लेकिन हम क्या बोलते हैं, अगर ये स्टेट है ना, तो चाहे रिलीजन 1 है या रिलीजन 2 है या रिलीजन 3 है, हम सभी को इक्वल ट्रीटमेंट देंगे, हम सभी के वैल्यूज़ को सेम रिस्पेक्ट देंगे, सभी के वैल्यूज़ को हम रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन वेस्टर्न कहता है कि भाई चाहे जो वैल्यूज़ हों, वो रिलीजन की वैल्यूज़ अलग हैं और हमारी स्टेट की वैल्यूज़ अलग हैं। आगे चलते हैं तो चैलेंजेस फेस्ड बाय सेकुलरिज्म इन इंडिया। भारत में धर्मनिरपेक्षता के सामने चुनौतियाँ क्या क्या हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट है कम्युनलिज्म एंड रिलीजियस इंटॉलरेंस, सांप्रदायिकता और धार्मिक असहिष्णुता। दिल्ली दंगे आपने देखा है, इसके अलावा आपने गोधरा कांड का भी देखा है। इसके अलावा आप अभी अगर ध्यान से मतलब देखें तो, अगर मैं थोड़ा से आसपास के देशों में जाऊं तो आप पाकिस्तान का भी देख सकते हैं उदाहरण, बांग्लादेश का भी उदाहरण देख सकते हैं। ये सारी घटनाएं क्या हैं, ये सारी घटनाएं दिखाती हैं कि कम्युनल मीन्स रिलीजन बेस पर किस प्रकार से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसमें होता क्या है कि एक रिलीजन दूसरे रिलीजन से कंपेयर करता है और कहता है कि मैं बेस्ट हूँ, और इन्हीं कंपटीशन के चक्कर में क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होता है। दूसरा क्या है, रिलीजन इन पॉलिटिक्स। आज के समय में देखिए जो पॉलिटिक्स हो रही है या जो लोग स्पीचेस दे रहे हैं, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि वो रिलीजन को लाते हैं। कोई पॉलिटिशियन किसी पर्टिकुलर धर्म को फ़ायदा देने के लिए कुछ बातें करता है, अन्य लोग किसी दूसरे धर्म को फ़ायदा देने के लिए बातें करते हैं। इसके कारण क्या है, जो हमारा सेकुलरिज्म है, जो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, वो क्या हो रहा है, उसका क्षरण हो रहा है। तीसरा है लिमिटेड सेकुलरिज्म,
चौथा क्या है, माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन। माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये हुआ कि कोई भी हो, चाहे वो किसी भी, चाहे उसका नंबर ऑफ पॉपुलेशन उसमें कम हो, लेकिन उनकी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो कि अभी अगर आप देखें तो भारत में इस चीज़ की देखने की कमी मिलेगी। आप अगर उठा के रिकॉर्ड को देखें तो आप देखिए कि पारसी लोग कितने हैं जो हमारे पॉलिटिशियंस के रूप में या जो हमारे पार्लियामेंट में प्रस्तुत हैं, बहुत कम लोग आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। अनइक्वल ट्रीटमेंट मीन्स, अब देखिए अगर कभी भी दंगा हुआ, दंगा होने में सभी धर्म के सारे लोगों का तो योगदान नहीं होता है, वो कोई भी धर्म का हो, उसमें कुछ दो चार या चंद लोग होंगे जो दंगे को फैलाते हैं, परंतु जो समाज का नज़रिया है वो एक धर्म के खिलाफ बन जाता है। ये हमारे सेकुलरिज्म के खिलाफ है। आगे चलते हैं तो दोषपूर्ण शिक्षा, फ्लॉड एजुकेशन। एजुकेशन में जो फ्लॉज है ना, उसको भी सुधारने की ज़रूरत है, और ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर एजुकेशन सही नहीं है ना, मीन्स हम साइंटिफिक एजुकेशन के साथ साथ मोरल एजुकेशन को बढ़ावा दें। मोरल एजुकेशन अगर आप देंगे, आप वैल्यूज़ को इनकलकेट करेंगे ना बच्चों के अंदर, तो ये जब बड़े होंगे तो समाज में जो डिफरेंसेस होते हैं वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, और सभी लोग एक साथ रहने में बहुत आसानी से जीवन सरल करने में मदद करेंगे। आगे चलते हैं तो रेडिकलाइजेशन। अब रेडिकलाइजेशन मीन्स जो कट्टरपंथीकरण। अब वही बात, ये पॉइंट सीधा इससे रिलेटेड हो जाता है। कोई पर्टिकुलर धर्म को बेस्ट बताना और उसके अलावा सारे धर्मों को उससे निम्न बताना, इसी को बोलते हैं कट्टरपंथीकरण। और इसमें क्या होता है ना, आप अपने धर्म को लेकर बहुत रिजिड हो जाते हैं, और ये रिजिडिटी कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म को भी जन्म दे देती है। आगे चलते हैं वे फॉरवर्ड। अब जब वे फॉरवर्ड की मैं बात करता हूँ, तो अब आपने जब चैलेंजेस की बात कर लिया ना, तो चैलेंजेस के बाद आपको वे फॉरवर्ड देना ही होता है आंसर्स में। जैसे वे फॉरवर्ड में आप क्या कहते हैं, रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग। अगर सभी लोगों को सारे धर्म के जो मुख्य वैल्यूज़ हैं, जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, उसको समझा जाए, तो आप क्या देखेंगे, आप यही देखने को पाएंगे कि एक दूसरे से प्रेम करें, आपस के त्योहारों में आप एक दूसरे का मदद करें, मानवता, सभी जो धर्म है ना वो मानवता की ओर, मानवता के अग्रसर, मानवता को मजबूत करने के लिए नियम और वैल्यूज़ हैं। परंतु धीरे धीरे क्या हुआ है ना, जो धर्म के अपने आप को सो कॉल्ड ज्ञाता बताते हैं, वो उनको मैनिपुलेट करके बहुत सारे वैल्यूज़ को निगेटिव टर्म में लाने की कोशिश की है, जिससे उनका लाभ हो, और ये हमारे सेकुलरिज्म के खिलाफ था। दूसरा क्या है, एजुकेशन। बिल्कुल मोरल एजुकेशन दीजिए, और उसमें ये आप बताइए कि रिलीजन के जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं ना वो सबके कॉमन है। तो जब सारे कॉमन ही हैं तो फिर आपस में भेदभाव किस बात का है। गांधी जी क्या कहते थे, रिलीजियस एजुकेशन देने की बात करते थे, परंतु वो पॉजिटिव वैल्यूज़ जो हैं सारे रिलीजन में है ना। आगे चलते हैं, सामुदायिक निर्माण, कम्युनिटी बिल्डिंग। जब समाज हमारा व्यवहारिक रूप से अवेयर हो जाएगा ना, तो लोग एक दूसरे के खिलाफ जो मतभेद है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जब हमारे अंदर ह्यूमैनिटी, मानवता उत्पन्न होगी ना, तो जो हमारे विचारों में विसंगतियां हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगी। आगे चलते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जब हम किसी भी चीज़ को तथ्य के बेसिस पर, साइंस के बेसिस पर, फॉर्मूलेस के बेसिस पर, है ना, जब इस पर हम किसी चीज़ को बात करते हैं, तब वहाँ पर जो प्रिजेडिस है या सुपरस्टिशंस है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना, साइंटिफिक टेम्परामेंट होना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं कि गवर्नमेंट, भारत सरकार ने सेकुलरिज्म को प्रमोट करने के लिए अभी तक क्या क्या कार्य किए हैं या क्या क्या कदम किया है, बढ़ाया है। तो इसमें क्या है, निर्वाचक मंडलों का उन्मूलन, सेपरेट इलेक्टोरेट। अब जब सेपरेट इलेक्टोरेट बहुत शुरू से ही जब ब्रिटिश शासन था तभी से चर्चाएं थी, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। भारत सरकार ने उसको हटा दिया ताकि जो है धर्म के बेसिस पर कोई भी इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए ना। दूसरा है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। अब नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का क्या मतलब हुआ कि ये चाहे जो जिस भी धर्म का है, सारे धर्म के जो विशेषज्ञ हैं ना वो आपस में आते हैं, चर्चा करते हैं, और जो देश के हित में होता है डिसीजन वो लिया जाता है।
42वां संविधान संशोधन क्या कहता है? धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, ये सभी लोग जानते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए डिसीजन लेने के लिए, उनके बेहतरी के लिए जो कदम उठाया जा सके या जो स्कीम लाई जा सके, उसके लिए यह मंत्रालय बनाया गया है। सच्चर समिति है, जो मुसलमानों के सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है, उसके लिए ये बनाई गई है। तो ये सारे आप देख रहे हैं ना, तो ये क्या कर रहे हैं? ये जो हमारी धर्मनिरपेक्षता है ना, उस सिद्धांत को मजबूत ही तो कर रहा है। आगे चलते हैं, धार्मिक स्थलों तक पहुंच और वेलफेयर स्कीम्स। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं सरकार द्वारा जो कदम बढ़ाए गए हैं, ये इसी परिप्रेक्ष्य में है कि हमारा जो कंसेप्ट है सेक्युलरिज्म वो और स्ट्रांग हो। अब दो कंसेप्ट आते हैं कि सेक्युलरिज्म एंड सेक्युलराइजेशन, ये आपने पढ़ा है, और हम बात करते हैं सेक्युलराइजेशन। तो सेक्युलराइजेशन या धर्मनिरपेक्षीकरण क्या होता है ना, जब हमारा समाज धर्म के प्रभाव से कम, मीन्स यहाँ जो हमारा समाज है और ये धर्म है, अगर पहले यहाँ पर इतनी डिस्टेंस थी तो अभी ये डिस्टेंस बढ़ के इतना हो गया। मीन्स जब समाज और धर्म के बीच में एक गैप आने लगे ना, तो उसी को बोलते हैं धर्म निरपेक्षीकरण। वह प्रक्रिया है जिसमें समय के साथ समाज, संस्थानों और व्यक्तिगत व्यवहार पर धर्म का प्रभाव कम हो जाता है। और ये कम होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? साइंटिफिक टेम्परामेंट। जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण आता है ना, तो जो धर्म की विसंगतियाँ हैं ना, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं। नेक्स्ट, अब देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस समय जो करंट अफेयर्स हैं उसमें ये बहुत चर्चित मुद्दा है। अगर आप इस समय उदाहरण देखें तो उत्तराखंड हो गया, या गोवा हो गया, या गुजरात में अभी है, या भारत सरकार ने भी, इंडियन गवर्नमेंट ने भी अभी पार्लियामेंट में यूसीसी लाया गया है हमारे होम मिनिस्टर द्वारा, तो ये उसके बारे में चर्चा है और इस पर प्रश्न बनने की संभावना पूरी है। तो ये हमारा संविधान आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड से बात करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? अगर मैं सामान्य भाषा में इसको कहूँ तो भारत का अनुच्छेद 14 एक समान नागरिक संहिता की मांग करता है, जो विवाह और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए सभी नागरिक पर लागू होने वाले सामान्य कानूनों को शामिल करती है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। मीन्स वन रिलीजन वन नेशन, केवल इसी आइडिया को यूसीसी प्रमोट करता है। ये एक सिंपल भाषा में। अब इसके देखिए समर्थक को क्या तर्क है? राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी, कानूनी स्पष्टता आएगी। मीन्स अगर एक ही प्रकार का कानून होगा तो कोई भी किसी भी धर्म का है, अगर वो प्रताड़ित है तो सीधे कानून की मदद से वो न्याय तक पहुंच सकता है। उसके बाद धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि सभी रिलीजन इक्वल पर्सनल लॉज को हटाकर इक्वल लॉज के अंदर ट्रीट किए जाएंगे। और वीमेन राइट, महिलाओं के लिए, जो महिलाएं भी इससे बहुत एम्पावर होंगी, वो किसी भी धर्म की हों। मीन्स अगर एक नियम होगा तो महिलाओं के लिए बेहतर होगा। जैसे कि अगर आप हिंदू और मुस्लिम का देखते हैं तो वहाँ पर 3 तलाक था, लेकिन यहाँ पर 3 तलाक नहीं था। तो अगर एक नियम आ जाएगा तो चाहे वो इसमें हो या इसमें हो, किसी भी धर्म में हो, तो नियम अगर एक हैं तो उनको न्याय तक पहुंचने में बहुत आसानी हो जाएगी। बहुत साधारण सी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद विरोधियों का तर्क, अब ये पर थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पर आपको। सेक्युलरिज्म कंसर्न, यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो रिलीजियस फ्रीडम है वो वायलेट होंगी। मीन्स आर्टिकल 25 से जो 28 हम फंडामेंटल राइट में दे रहे हैं उसका वायलेशन होगा यूसीसी लाना। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि रेजिस्टेंस टू चेंज। मीन्स अगर कोई भी धर्म जब इतने वर्षों से किसी एक प्रक्रिया को अपना रहा है, तो क्या वो इतनी जल्दी उस चेंज को सहजता से मानेगा? इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह तो उठता है। आगे चलते हैं तो परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध है ना, ये भी एक कारण हो सकता है। ड्राफ्टिंग हर्डल्स, भाई सारे धर्मों के लिए आपको एक नियम बनाने हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी नियम किसी एक धर्म को फ़ायदा और एक धर्म को नुकसान न दे। तो ये बहुत एक चैलेंजिंग होने वाला है। आगे चलते हैं तो कुछ यूपीपीसीएस के अभी तक जो एग्ज़ाम हुए हैं 2018 से लेकर 23 तक, उनमें 2 बार ये पूछा जा चुका है। अब देखिए इसको देखते हैं। सेक्युलरिज्म एज अ सेट ऑफ ओरिएंटेशन एंड प्रैक्टिसेस इज़ इंडिस्पेंसेबल फॉर द फ्यूचर ऑफ लिबरल डेमोक्रेटिक इंडिया। हिंदी में अगर देखूँ तो एक दृष्टिकोण और व्यवहार के रूप में धर्मनिरपेक्षता उदार लोकतांत्रिक भारत के भविष्य के लिए अनिवार्य चर्चा करें। अब अनिवार्य है लोकतांत्रिक भारत के लिए, यही सब इसका जो है कीवर्ड्स हैं। अब अनिवार्य हैं तो आपको इम्पोर्टेंस लिखनी पड़ेंगी सेक्युलरिज्म की।
तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिखिए और उसके बाद इम्पोर्टेंस लिखिए और उसके बाद चैलेंजेस लिखिए और उसके बाद वे फॉरवर्ड्स लिखिए और उसके बाद कंक्लूजन दे दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट। दूसरे में क्या है, द पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन एंड एथनिक वायलेंस इज बेसिकली द पॉलिटिक्स ऑफ सेकुलरिज्म एंड सेकुलरलाइजेशन। अब देखिए, धर्मनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षीकरण और राजनीति, अब इन तीनों में आपको लिंक करके इस आंसर को लिखना था। तो दोस्तों ये हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, कुछ सेकुलरिज्म के बारे में यदि आपको दिक्कतें हों तो आप बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। और लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, लोगों को सब्सक्राइब करिए और लोगों के लिए अन्य लोगों पर भी शेयर करिए, लोगों के साथ शेयर करिए। और जो बच्चे जो किसी भी कारणवश पढ़ ना पा रहे हों, आर्थिक या सामाजिक दिक्कतों के कारण, समस्याओं के कारण, तो इस चैनल को उन तक पहुंचाइए ताकि वो इससे मदद ले सकें और अपने ड्रीम को चेस कर सकें। तो फाइनल कट ऑफ मैंने शुरू से लेकर आज तक अभी वही बताऊंगा कि 104 ये मार्क्स में है, ये नंबर में है भाई, नंबर में है। 104 के नीचे रहेगी, जनरल EWS सेम रहेगी, SC 94 नंबर से कम रहेगी, ST 82 नंबर से कम रहेगी और फीमेल 98 नंबर से कम रहेगी। अगर क्वेश्चंस में देखेंगे तो आप इनको 1.33 से डिवाइड कर लीजिए, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके अलावा आप देखिए रिज़ल्ट डेट, तो रिज़ल्ट डेट 19, 20 और 21, इन्हीं 3 के बीच में रिज़ल्ट आ जाएगा आपका। 99% चांस है, जो 1% है ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ये फेब के लास्ट तक में तो रिज़ल्ट आना ही आना है। हाँ, ये जो कट ऑफ मैंने अभी बताया है ये डिलीट चेंज पर आधारित प्लेलिस्ट मैंने जो बनाई है, उससे आप एक बार जाइए, अपने क्वेश्चंस को डिलीट और कितने चेंज हुए हैं एक बार जाके मैच कर लीजिए। और अगर आप कितने मार्क्स बन रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी शुरू करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको सारी क्लासेस मेंस की टॉपिक वाइज पढ़ाई जाएंगी। दोस्तों, अंत में मैं फिर से आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप UPPC से संबंधित अपडेट चाहते हैं, निःशुल्क प्री और मेंस की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है दोस्तों। धन्यवाद।